हे गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपको बिजनेस लॉ के आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं। ये एकदम जनरल पॉइंट्स है। इसके बाद एक और वीडियो में लिख के आऊँगा आपको स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है किस तरीके से टैकल करना है। जैसे कि आपको डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, उसमें क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी है, पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, या मैं आपको बता दूंगा। फिर कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो जनरल स्टेटमेंट दे दिया जाता है, उसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखना होता है। फिर एक जनरल स्टेटमेंट आता है जिसके पीछे आपको लिखा हुआ आ जाता है एक्सप्लेन, या फिर लिखा आ जाता है इलेबोरेट। तो उसको आपको किस तरीके से टैकल करना है। या तो फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो केस लॉ में आ जाते हैं, केस लॉ को किस तरीके से टैकल करना है। एग्जामिनेशन में आपके ये सभी सभी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं आपको एक पैटर्न के ऊपर वीडियो आएगी और उसी के अंदर मैं डिस्कस कर दूंगा कि आपको किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग जनरल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ये जितना इंपॉर्टेंट वाली वीडियो होगी उतनी इंपॉर्टेंट ये वाली है, क्योंकि ये बेस बनाएगी, फिर उसके बाद वाला एक्सटेंशन की तरह आप इसको यूज कर सकते हो। आ जाओ। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, डू नॉट राइट डू नॉट मेंशन सेक्शन नंबर इन एग्जाम, ठीक है। अगर आपको सेक्शन याद है तो सर तभी मेंशन करना। 99% आपको लग रहा है श्योर है तो मेंशन मत करना। 100% जब तक श्योर नहीं हो तब तक मेंशन नहीं करना, ठीक है। गलत सेक्शन लिखना नहीं है आप लोगों को। उसका रीज़न क्या है, एग्जामिनर ने अगर देख लिया कि आपने एक गलत सेक्शन मेंशन किया है, वो आंसर काट देगा, पढ़ेगा भी नहीं आगे। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, आ जाओ नीचे आ जाओ। जैसे कि एक क्वेश्चन है, उसका मान लेते हैं 2 क्लॉज एच उसमें एप्लीकेबल है, ठीक है। आपने अगर सही लिखा है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने गलत लिख दिया तो इसका मतलब 2 के साथ कोई और आपने सेक्शन लिखा होगा या क्लॉज यूज़ किया होगा। तो जो एग्जामिनर ने पूछा है, एक तो वो चीज़ आपको नहीं आती, दूसरा ये कि जो आपने लिखा हुआ है, जिस सेक्शन नंबर को कोट किया है, वो भी आपको नहीं पता किस चीज़ का है, क्योंकि आपने गलत कोट किया। तो ये दोनों तरफ से आपको मार पड़ती है, तो आपका नंबर जो है ना वो पक्का 100% कटेगा। इसलिए श्योर हो तभी लिखना आंसर, सेक्शन नंबर तभी कोट करना, गलत मत कोट करना प्लीज़। बहुत नंबर कटते हैं इसके चक्कर में। और ये सेक्शन जो होता है ना वो मेंशन करना कंपल्सरी नहीं होता। आपको अगर आता है तो कोई मेंशन कर दीजिए, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन उससे मार्क्स अगर आपने नहीं मेंशन किया है तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, इसके लिए आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 हम लोग क्लियर हो चुके हैं पूरी तरीके से। दूसरी चीज़, इसके बाद आ जाता है आपको लिखना कैसे है। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन शुरू कैसे करना है। शुरू ऐसे कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। देखो, अगर सेक्शन नंबर याद है तो सेक्शन नंबर आप मेंशन कर दो, एज पर सेक्शन ये डैश एंड डैश ऑफ डैश एंड डैश एक्ट। उसके बाद आप आगे अपना आंसर कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको सेक्शन याद नहीं है, इस तरीके शुरू कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ डैश एंड डैश एक्ट, ठीक है। मान लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। उसके बाद आप आंसर शुरू कर सकते हो। या तो फिर एक और तरीका है, अगर आपको केस लॉ पता है, क्योंकि सिचुएशन जो रहती है वो केस लॉ के बेसिस पे भी बनती है। कुछ कुछ केस लॉ एज इट इज उठा के पूछ लिया जाता है, और बीकॉम में तो ये पूछा ही जाता है, ठीक है। डायरेक्टली आपको आ जाता है, डिसाइडेड केसेस में आ जाता है। उसको कैसे शुरू करना है, इन द डिसाइडेड केस लॉ इट वॉज हेल्ड दैट, ठीक है। इस लाइन को लिखो, उसके बाद आगे आप अपना प्रोविजन लिखना शुरू कर दो, या जो कुछ भी कोर्ट का जजमेंट था उसके बारे में बताना शुरू कर सकते हो। अगर आपको केस लॉ का नाम याद है, क्योंकि दोनों पार्टीज होती है ना, उनके ऊपर केस लॉ बनाया जाता है, तो वो केस लॉ का अगर नाम आपको याद है तो वो मेंशन कर सकते हो। नहीं तो फिर एज पर द डिसाइडेड केस लॉ, बस इतना ही लिखना। और मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि सेक्शन वगैरह भी याद करने के चक्कर में मत पड़ो, बहुत सारे रहते हैं, गलतियां होती हैं। इसलिए एज पर द प्रोविजन ऑफ डैश एंड डैश एक्ट, आपको पता है किस एक्ट से क्वेश्चन आया वो मेंशन कर दो। और केस लॉ पता है, डिसाइडेड केस लॉ, केस लॉ भी याद करने की जरूरत नहीं है, नंबर नहीं कटेगा अगर इतना लिख के आ जाते हो तो भी, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल लैंग्वेज या कीवर्ड्स को आपको यूज़ करना है, क्योंकि लॉ आप पेपर दे रहे हो, उसमें कुछ कुछ चीज़ जो होती हैं वो टेक्निकल यूज़ होती है, उन वर्ड्स को याद कर लेना। जनरल लैंग्वेज में आप लॉ को लिख के मत आना प्लीज़। कुछ कुछ वर्ड्स तो आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि परमिशन अगर आप लिख रहे हो तो परमिशन की जगह पर को आपको कंसेंट या अप्रूवल लिख सकते हो। ये थोड़ा सा ना एक ऐसा लगता है कि हाँ भाई, कि किसी स्टूडेंट ने थोड़ा सा प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ की है, ठीक है, लेमन लैंग्वेज में उसने आंसर नहीं लिखा है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर पे। टोल्ड की जगह पर को ऑफर कह सकते हो, एक्सेप्टेड कह सकते हो, चेंजेस की जगह ऑल्टरेशन लिख सकते हो, विल की जगह पर शैल या मे लिख सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन की जगह फर्म या एंटिटी लिख सकते हो आप, इस तरीके से। अब जब एक्ट को आप पढ़ोगे ना आपके लॉ की बुक में, उसमें कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे मिल जाएंगे आपको, उनको हाईलाइट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, तो ये सब चीज़ें बाद में गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है। अमाउंट की जगह आप कंसिडरेशन कर सकते हो। ये चीज़ आपको कैसे आएगी, राइटिंग प्रैक्टिस से। भाई, अगर पहली बार पेपर देने जा रहे हो तो आप गलती करोगे, लॉ में नंबर नहीं मिलेंगे आपको। राइटिंग प्रैक्टिस करके जाना, एटलीस्ट 3 बार के पेपर, पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर, एग्जाम के पेपर पिछले 3 साल के,
वो उठाओ, उसको सॉल्व करना शुरू करो, क्योंकि सॉल्व्ड आंसर्स मिलते हैं आपको। उसको क्वेश्चन रहेंगे, उसको अपने लेवल में सॉल्व करो। उस लैंग्वेज को नए जो सजेस्टेड आंसर आप लोग कह सकते हो, या फिर जो उसके साथ जो आंसर्स आपको मिलेंगे ना, क्योंकि सॉल्व्ड पेपर्स हैं, आपके साथ उसको आंसर्स भी मिलेंगे, उसके साथ मैप करो। ठीक है, पता लगाओ कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, वो एटलीस्ट राइटिंग प्रैक्टिस करके जाओ, नहीं तो नंबर कटता है बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर को आप चोक कर जाओगे और लिख नहीं पाओगे। जितना मैं बता रहा हूँ वो भी नहीं लिख पाओगे। ये प्रॉब्लम आती है लॉ में, दिखने में आसान लगता है लेकिन होता नहीं है वो। ठीक है, उसके बाद डिटेल्ड आंसर लिखो अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं है टाइम तो फालतू का डिटेल में मत जाओ, क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट करना जरूरी है। और इस मिथ में बिल्कुल मत रहना कि नंबर ऑफ पेजेस पे मार्क्स मिलता है। ठीक है, पेपर इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि 3 घंटे में आप उतना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। अगर आपने एक भी आंसर में बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश करी, पेपर आपका छूटेगा 100%। मुझे समझ नहीं आता ग्रेजुएशन में लोग 50-50 पन्ने कैसे लिख के आ जाते हैं। एग्जामिनर के पास टाइम ही नहीं होता इतना कि 50 पन्ने पढ़े, फिर वो रूथलेसली चेकिंग करता है आप लोग। क्योंकि क्वेश्चन तो उसको पता है, आंसर उसको पता है कितने पेज में आ जाना चाहिए, उतने में अगर आपने आंसर दे दिया है ठीक है, नहीं दिया आपने फालतू में एक्सटेंड किया, एग्जामिनर को पता है किसने फालतू में चीज़ें लिखी हुई हैं और वो काटना शुरू करता है। इसलिए क्वालिटी आंसर्स लिखो, जितनी ज़रूरत है उतना ही लिखो, एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर पे बहुत ही खराब इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप फालतू की चीज़ें लिख के आते हो उसमें। नहीं तो हर बंदा जो 50 पेजेस 55 पेजेस लिख के आ रहा है ना वो टॉप करता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तो ये मिथ है आपका कि पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस से लिख के आ जाओगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। कई एग्जामिनर से बात कर चुका हूँ मैं भी, और कई लोगों से मैंने इंटरव्यूज में भी देखा हुआ, वो लोग कहते हैं मैं नंबर ऑफ पेजेस नहीं, क्वालिटी ऑफ आंसर्स चाहिए होता है। तो क्वालिटी पे आप ध्यान दो, ठीक है। और आ जाओ फिर केस स्टडी को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। देखो सर, केस स्टडी आपको दी जाती है ना, उसका जनरली लास्ट लास्ट की 2 लाइनों में आपको पता हो जाता है कि क्या आपको पूछा गया है। उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या पूछा गया है उसके बेसिस पे आपको पता लग जाता है कि किस एक्ट के किस प्रोविजन से आपको वो चीज़ आंसर की जा सकती है, ठीक है। उस प्रोविजन को सबसे पहले कोट करना है। रेलेवेंट प्रोविजन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पूछा उसने कुछ और है, आप कोई भी प्रोविजन लिख के आ रहे हो, ये गलती मत करना। रेलेवेंट प्रोविजन, अगर आपको प्रोविजन वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो उसको, ठीक है। प्रोविजन में थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, लेकिन प्रोविजन लिख के आना है, काम का प्रोविजन लिख के आना जो भी रेलेवेंट हो। उसके बाद मेंशन द केस लॉ, अगर उस प्रोविजन के बेसिस पर कोई केस लॉ है, कोई डिसाइडेड केस लॉ है किसी कोर्ट का, उसको आप मेंशन कर सकते हो। जनरली आपके बुक्स में दिया जाता है, 1 या 2 केस लॉज हम हर जगह पर को आपको दिए जाते हैं जहाँ पर को इंपॉर्टेंट है, उनको आप याद कर लो। नहीं याद है तो मत लिखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर याद है तो लिख सकते हो। तीसरा, फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस मतलब कि जो केस लॉ होता है वो होता है जनरली बहुत लंबा, ठीक है, बहुत बड़े पेज में आपका केस लॉ दिया जाता है, उसको पढ़ के आपको एनालाइज करना पड़ता है। फैक्ट ऑफ द केस मतलब उसकी समरी लिखनी है आपको, ठीक है, समरी लिखनी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना फालतू में। उसको समराइज करके कि मेन मेन पॉइंट क्या क्या है उसमें और हमसे क्या पूछा गया है, बस इतना आपको लिखना है। क्वेश्चन एज इट इज कॉपी मत कर देना प्लीज, है ना। उसको, उसमें कुछ ना कुछ रहता है ना, जैसे कोर्ट में भी आप जाते हो तो जज को भी बोलना पड़ता है कि भाई हमें ब्रीफ तो दो। जो ब्रीफिंग होती है 4 या 5 लाइन या 6 लाइन में, उस क्वेश्चन का आप ब्रीफ करके एकदम शॉर्ट में कंडेंस फॉर्म में दे सकते हो, तो उसको बोला जाता है फैक्ट्स ऑफ द केस, ये लिख के आना होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मर्ज द लॉ विद द फैक्ट, मतलब एप्लीकेशन ऑफ लॉ। जो आपने ब्रीफिंग दी है वो, उसमें उसमें जो क्वेश्चन है वो, प्लस जो आपने प्रोविजन लिखा हुआ है, इन दोनों को रिलेट करते हैं कि केस ये है, प्रोविजन के हिसाब से ये होना चाहिए, तो उन दोनों को रिलेट करके आप थोड़ा सा बता सकते हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में आपको कंक्लूजन देना पड़ता है। कंक्लूजन में कुछ नहीं आता है, और ना केस लॉ आएगा, ना कुछ क्या कहते हैं प्रोविजन लिखोगे, ना फैक्ट ऑफ द केस लिखोगे, कुछ नहीं, सब ऊपर हो गया। कंक्लूजन में सिर्फ इतना लिखोगे कि जो क्वेश्चन में लास्ट में 1 या 2 लाइन में पूछा गया ना एग्जैक्टली कि क्या पूछा गया, तो उसके वही चीज़ होती है कंक्लूजन में, कि उसका आंसर जो है वो सिर्फ कंक्लूजन में आता है, कंक्लूजन में और कुछ नहीं आता, ठीक है। अब अप्लाइंग द अबव प्रोविजन, आप लिख सकते हो कि सो एंड सो जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर अब लिख के खत्म कर दो, बस हो गया। इसके अंदर और कुछ नहीं लिखना है आपको। वी कैन कंक्लूड दैट, अप्लाइंग द अबव प्रोविजन वी कैन कंक्लूड दैट, बस इतना ही यूज करके आप लिख के खत्म कर सकते हो। ये जनरली 2 या 3 लाइन का हो जाता है, इससे ऊपर का नहीं जाता, ठीक है। इतना आप प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखो। इसके बाद मैं क्वेश्चन अगली वीडियो में लेके आ रहा हूँ, आपको स्पेसिफिक किस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोगों का। और मैंने कुछ लॉ की वीडियोस बना दी हैं, वो आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैंने वीडियोस बना दी हैं, वो देख सकते हो। एलएलपी एक्ट 2008 को मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलीज़ कर दिया है, प्लस सेल ऑफ गुड्स एक्ट सोगा का भी मैंने रिलीज़ कर दिया है। अगला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आ रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा चैप्टर यही है,
ठीक है? ये भी आने वाला है, तो मैं आप लोगों को इसके भी प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आप लोग इसका ध्यान रखो। लॉ का पेपर जो है अभी कुछ दिन बाकी हैं। अभी से ही सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाओ। एग्ज़ामिनेशन से 4 दिन पहले लेके बैठोगे, नहीं होने वाला फिर वो। अच्छा खासा कवरेज दे रखा हो, उसमें से क्वेश्चन 100% पेपर उसी में से बनेगा, उससे बाहर का नहीं जाएगा। तो आप लोगों को वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाना है और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप एग्ज़ामिनेशन से जस्ट पहले करके जाओगे या प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे, तो दोस्त कोई भी एग्ज़ामिनेशन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कुछ भी कोई भी चीज़ें हेल्प नहीं करेंगी। इसीलिए मैं टाइम से पहले रिलीज़ करके दे रहा हूँ, ताकि आप लोग आराम से लिख के उसको प्रैक्टिस कर लो और एग्ज़ामिनेशन में जाके आराम से पेपर दे आओ, है ना? चलो, मैं अगले वीडियो में आप लोगों से मिलता हूँ और हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वाले पैटर्न पे कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है?